तो भारत के लिए पिछला हफ्ता काफी एक्शन पैक्ड रहा। एजुकेशन और एनर्जी से लेकर स्पोर्ट्स और डिप्लोमेसी तक देश ने कई अहम पड़ाव पार किए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये डेवलपमेंट्स भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में क्या बताते हैं। सवाल ये उठता है कि एक ही हफ्ते में एजुकेशन, स्पोर्ट्स और ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये नए रिकॉर्ड्स कैसे बने और इन सब का एक साथ होना क्या दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो किसी भी देश की बुनियाद होती है, एजुकेशन। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए दो तरह की एनर्जी बहुत जरूरी है। एक, उसके लोगों का ज्ञान यानी ह्यूमन एनर्जी, और दूसरी वो पावर जो इंडस्ट्रीज और घरों को चलाती है। इस हफ्ते भारत ने इन दोनों ही फील्ड्स में एक बड़ी छलांग लगाई। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो यूडाइस प्लस रिपोर्ट आई है, जो कि इंडिया की स्कूल एजुकेशन का सबसे बड़ा एनालिसिस है, उसने एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक आंकड़ा सामने रखा है। पहली बार हमारे देश में स्कूल टीचर्स की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? 6.7% की बढ़ोतरी। इसका सीधा मतलब है कि अब क्लासरूम में हर बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। ये एजुकेशन की क्वालिटी को जमीनी स्तर पर बेहतर बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और एक और दिलचस्प बात कि ये 24 करोड़ स्टूडेंट्स आखिर पढ़ कहाँ रहे हैं। ये चार्ट साफ बताता है कि प्राइवेट स्कूलों के बावजूद आज भी देश के आधे बच्चे सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर है। ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी को दिखाता है। इस रिपोर्ट में और भी कुछ खास बातें हैं। दो चीजें तो वाकई में ध्यान खींचती हैं। पहली, टोटल टीचर्स में से 54% से ज्यादा महिलाएं हैं, जो इस सेक्टर में फीमेल लीडरशिप को दिखाता है। और दूसरी, स्टूडेंट टीचर रेशियो में सुधार, जिसका मतलब है कि हर टीचर पर अब स्टूडेंट्स का बोझ कम हो रहा है, जिससे पढ़ाई का माहौल और बेहतर हो सकेगा। अच्छा, एजुकेशन से अब शिफ्ट करते हैं एनर्जी पर। वो एनर्जी जो देश की इकोनॉमी को पावर देती है। देखिए, एनर्जी की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन उसे एफिशिएंटली यूज करना एक बड़ा चैलेंज है। इसी को ट्रैक करने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी किया है। ये एक तरह से स्टेट्स का रिपोर्ट कार्ड है। इस इंडेक्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका तरीका। ये राज्यों को सिर्फ रैंक नहीं देता, बल्कि उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटता है, फ्रंट रनर से लेकर एस्पिरेंट तक। इससे एक हेल्दी कंपटीशन बनता है कि कौन सा राज्य एनर्जी बचाने में कितना बेहतर काम कर रहा है। और इस बार टॉप पर कौन है? 4 राज्य फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे अलग अलग रीजन और इकोनॉमी वाले राज्य एनर्जी बचाने में लीड कर रहे हैं, जो बाकियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो एजुकेशन और एनर्जी की तरह ही अब खेल के मैदानों पर भी वही जोश और वही तेजी दिख रही है। भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स का होस्ट और एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में एक खास स्टेटस होता है मोंडो ट्रैक होना। ये ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्टैंडर्ड है। तो इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर भारत दुनिया के उस इलीट क्लब में शामिल हो गया है, ऐसा करने वाला 25वां देश बनकर। तो ये मोंडो ट्रैक आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई मामूली रनिंग सरफेस नहीं है। ये इटली में डिज़ाइन किया गया एक साइंटिफिक चमत्कार है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे एथलीट्स को प्रैक्टिस के लिए भी वही वर्ल्ड क्लास सरफेस मिलेगा जिस पर वो मेडल्स के लिए कम्पीट करते हैं। और इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फायदा भी तुरंत मिल रहा है। इतिहास में पहली बार भारत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करने जा रहा है। दुनिया भर के बेहतरीन पैरा एथलीट्स नई दिल्ली में जुटेंगे। जाहिर है, जब मेजबानी अपनी है तो टीम भी जबरदस्त होगी। 73 मेंबर्स की एक बड़ी टीम अनाउंस हुई है, जिसे लीड करेंगे जैवलिन चैंपियन सुमित अंतिल। ये टीम होम ग्राउंड पर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। और खेल की दुनिया में ये जो पहचान बन रही है ना, वो दरअसल वर्ल्ड स्टेज पर भारत की बढ़ती भूमिका का ही एक हिस्सा है। स्पोर्ट्स से लेकर इंटरनेशनल समिट तक भारत हर जगह अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा रहा है। जैसे कि 25वां SCO समिट, ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है। ये वो ग्रुप है जो दुनिया की 42% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भारत का शामिल होना रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए बहुत मायने रखता है। एक तरफ तो ग्लोबल डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ जमीन पर आर्थिक ताकत भी बढ़ रही है।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बायोफेच इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है। ये प्लेटफॉर्म खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ता है। और बिजनेस सिर्फ सामान का नहीं होता। भारत और सिंगापुर के बीच एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई लीगल कोऑपरेशन पर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी बिजनेस डिस्प्यूट होता है तो उसे कोर्ट कचहरी के बजाय बातचीत और मध्यस्थता से जल्दी सुलझाया जा सकेगा, जिससे दोनों देशों में बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। अब ये सारी तरक्की, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स, ये तभी टिक सकती है जब देश की संस्थाएं मजबूत हों। और इस हफ्ते देश की जुडिशरी और मिलिट्री दोनों को और मजबूती मिली। तो हुआ ये कि 2 नए जजों के आने से सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या पूरी 34 हो गई है, मतलब फुल स्ट्रेंथ। इससे क्या होगा? उम्मीद है कि केस जल्दी निपटेंगे और न्याय की प्रक्रिया और तेज होगी। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के मोर्चे पर अरुणाचल प्रदेश के मुश्किल इलाकों में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है अचूक प्रहार। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मकसद था आर्मी और आईटीबीपी के बीच कोऑर्डिनेशन को परफेक्ट करना, ताकि हर सिचुएशन के लिए तैयारी पक्की रहे। तो 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स, ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी, मजबूत होती संस्थाएं, ये हफ्ता दिखाता है कि भारत कई अलग अलग फ्रंट पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इन सारी कामयाबियों को जोड़कर भारत अपने लिए अगला बड़ा लक्ष्य क्या तय करेगा।